हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां चैप्टर। और मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल के गवर्नर से। तो पता होगा आप लोगों को कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव 2 कार्यकाल के लिए काम करता है, 1757 से 60 और 1765 से 67। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। क्यों कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? तो इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। वजह यह है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, और यह युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। हार के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हार के पीछे मुख्य कारण था राजद्रोहियों का होना। इसमें 3 राजद्रोही इन्वॉल्व थे, यार लतीफ, मीर जाफर, राय दुर्लभ। और 2 अच्छे नायक भी होते हैं सिराजुद्दौला के साथ, मीर मदन और मोहनलाल। ये दोनों नायक के भूमिका में मारे जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। फिर ये जो 3 देशद्रोही होते हैं या राजद्रोही होते हैं, वो कहते हैं सिराजुद्दौला को कि आप पीछे हट जाइए और हमें लड़ने दीजिए, आप मुर्शिदाबाद चले जाइए। मुर्शिदाबाद राजधानी था, इसीलिए मुर्शिदाबाद जाने को कहा। और ये जो युद्ध क्षेत्र था, पलासी का युद्ध जहां हो रहा था, वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल का नदिया जिला का भागीरथी का मैदान था, भागीरथी नदी का मैदान। तो मुर्शिदाबाद लौट जाता है सिराजुद्दौला, और यह उसके हार का प्रमुख कारण बनता है। तो आपको याद रहेगा दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। आगे चल के हम लोगों ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में पढ़ना है। अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह भी अंग्रेजों सैनिकों का रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ। बंगाल में लुटेरा राज की स्थापना भी रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ। 1765 में द्वैध शासन। द्वैध शासन बहुत सवाल आता है इससे। द्वैध शासन, डायरेची गवर्नमेंट, 1765 रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था, शुरुआत किया गया था। और बाद में इसे चल के हेस्टिंग्स खत्म कर देगा 1772 में। तो उसकी चर्चा मैं हेस्टिंग्स के टाइम पे करूंगा। यह एक कथन है, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, हेवनली बॉर्न जनरल। यह कथन है विलियम पीट का। विलियम पीट ने यह कथन किसके लिए कहा था? रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा था। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार किए गए। चलिए देखते हैं असैनिक सुधार में क्या क्या किया गया। असैनिक सुधार में उपहार लेना बंद कर दिया गया, निजी व्यापार बंद, आंतरिक कर देना अनिवार्य। और सैनिक सुधार की बात करें तो दोहरा भत्ता बंद। दोहरा भत्ता क्या था? 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मीन्स 2 स्टेट में जो काम करते थे उन्हीं को दोहरा भत्ता मिलेगा, और एक राज्य में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। खासकर बंगाल में कर रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। रॉबर्ट क्लाइव ही वह गवर्नर था जो ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर लिया था। यही बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, प्लासी का युद्ध भी जीता था, शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, अंग्रेजी सैनिकों का श्वेत विद्रोह भी इसी के टाइम हुआ था, लुटेरा राज की स्थापना किया था बंगाल में, और द्वैध शासन भी इसी का लाया हुआ था। वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यह विलियम पीट का कथन था रॉबर्ट क्लाइव के लिए। क्लाइव के समय असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधार में उपहार लेना बंद, निजी व्यापार बंद, आंतरिक कर देना अनिवार्य। और सैनिक सुधार में दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। और क्लाइव ही वह गवर्नर था जो ब्रिटेन लौटकर आत्महत्या कर लिया था।
तो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि जेजेड हॉलवेल। तो मैंने बताया आप लोगों के 2 कार्यकाल के लिए काम किया था क्लाइव, 1757 से 60 और 65 से 67। तो जो 60 में आया वो था जेजेड हॉलवेल। जो गैप बना बीच में, जो कार्यकाल का गैप बना, उसमें आया जेजेड हॉलवेल। तो जेजेड हॉलवेल का नाम आप लोगों ने प्रीवियस भी सुना होगा, प्रीवियस चैप्टर में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और यह घटना क्या था, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें 18 फीट बाई 14 फीट 10 इंच का एक कमरा था। उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला, जिसमें 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, और उन्हीं 23 में से एक था जेजेड हॉलवेल। तो जेजेड हॉलवेल जो कि 1760 में गवर्नर बना, वह ब्लैक होल की घटना से गुजर चुका था। और ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक छोटे से कमरे में, जिसमें 23 अंग्रेज बच गए थे, और उसमें से एक था जेजेड हॉलवेल। तो जेजेड हॉलवेल को देख लिया हमने, और अगला है बेनी स्टॉट। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कार्यकाल को कि अगर बात करें क्लाइव का, तो उसने किया था 57 से 60 और 65 से 67। तो 57 से 60 और 65 से 67 मतलब गैप कितना का बन रहा है, 60 से 65 का। और 60 से 65 के बीच में 2 आ गए। पहला आ गया जेजेड हॉलवेल, ब्लैक होल घटना संबंधित वाला, और सेकंड आ गया बेनी स्टॉट। बेनी स्टॉट की बात करें तो बक्सर के युद्ध के समय का बंगाल का गवर्नर था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन आता है बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर था, तो बेनी स्टॉट। और अगर बक्सर के युद्ध के समय का बंगाल का नवाब पूछ ले तो मीर जाफर। बक्सर का युद्ध भी याद होगा आप लोगों को, 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। और बहुत ही निर्णायक युद्ध था यह भारत की सत्ता के लिए। अब बात करते हैं बैरेलस्ट की। बैरेलस्ट 1767 से 69। अब इसको कैसे याद करें, तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल से ही संबंधित हो जाएगा। फिर 1757 से 60 और फिर 65 से 67। तो 60 से 65 का जो कार्यकाल रहा उसमें 2 हो गए। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बैरेलस्ट। तो 65 से 67, अब 67 से जो आया वो है बैरेलस्ट। बैरेलस्ट कौन है, तो द्वैध शासन के समय का गवर्नर हो गया। द्वैध शासन के समय का गवर्नर बैरेलस्ट। द्वैध शासन कब आया था, 1765 में आया था। किसने शुरुआत किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था। अब इसके बाद बारी आती है कर्टियर, जो महत्वपूर्ण है उसी को लेकर चल रहा हूं। कर्टियर, कर्टियर क्या था, बंगाल में अकाल हुआ था। बंगाल में अकाल 1770 में हुआ था, तो उस टाइम का कर्टियर था। कर्टियर का काल 3 साल का हो गया, 69 से 72, और ये खत्म हो गया। बंगाल का गवर्नर जो मैं पढ़ा रहा था वो खत्म हो गया। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं वैरेन हेस्टिंग्स की। यह बंगाल का गवर्नर जनरल, अब यहाँ से गवर्नर जनरल शुरू हो जाता है, और बंगाल का गवर्नर खत्म हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट कब शुरू होता है, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाना लगा। तो ये जो वैरेन हेस्टिंग है, इनका कार्यकाल है 1772 से 85, जिसमें वो 72 से 73 लास्ट गवर्नर के रूप में काम करते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर यही है, वैरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही है। तो ये कार्यकाल पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो अंतिम गवर्नर के रूप में रहे तो 72 से 73 रहे, और 73 से रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो जाता है, और रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद 74 से 85 का कार्यकाल जो रहता है उसमें यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं। अब आगे बात करते हैं
द्वैध शासन के बारे में मैंने बताया था। लॉर्ड क्लाइव 1765 में शुरुआत किया था और 1772 में बैरन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। 1765 में द्वैध शासन आया था, 1772 में खत्म हो गया। 1765 में लाने वाला लॉर्ड क्लाइव था और 1772 में इसे खत्म करने वाला बैरन हेस्टिंग्स था। बैरन हेस्टिंग ने क्या और काम किया, तो राजकीय कोषागार को स्थानांतरित कर दिया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। आपको याद होगा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में मैंने मुर्शीद कुली खान का चर्चा किया था। मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, तो मुर्शिदाबाद में ही राजकीय कोषागार था। तो राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया बैरन हेस्टिंग्स। तो 3 पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, बंगाल का अंतिम गवर्नर है और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला है और राजकीय कोषागार को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। अब देखते हैं 1774 में प्रथम एससी की स्थापना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था और इसकी मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा इम्पे। ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन आता है। एलिजा इम्पे पहले एससी की मुख्य न्यायाधीश थी। अब देखते हैं 1784 में बैरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके हेड थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स पुरातत्व के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, तो ये आइडिया होगा कि सर विलियम जोन्स कौन है। नंद कुमार पे झूठा मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दिला दिया था और यह घटना बैरन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था और इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। और आगे बात करते हैं बैरन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के लिए इस पर महाभियोग भी चलाया गया था। महाभियोग का जो कार्यकाल था 88 से 95 था। इस पे महाभियोग चलाया गया और वो 88 से 95 तक। और क्यों चलाया गया? इसके अन्यायपूर्ण और निरंकुश शासनकाल के लिए। किंतु ब्रिटिश संसद ने इसकी सेवाओं को देखते हुए इसे दोष मुक्त कर दिया। जन प्रशासन की नींव बैरन हेस्टिंग्स और कर्नावलिस इससे संबंधित है, क्योंकि इसकी संरचना कर्नावलिस ने तैयार किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति से बैरन हेस्टिंग्स और वेलीजेली संबंधित है। तो चलिए बैरन हेस्टिंग्स को एक बार पुनः देख लेते हैं। बैरन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर। 1772 में द्वैध शासन समाप्त किया। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। 1774 में प्रथम एससी की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी में कार्यकाल में हुई और इसके हेड सर विलियम जोन्स थे। नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर उसे फांसी दिला दी गई और ये भी बैरन हेस्टिंग के टाइम में हुआ और इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के लिए इस पर महाभियोग चलाया गया। कब से कब तक? 88 से 95 तक। और जन प्रशासन की नींव से रिलेटेड है बैरन हेस्टिंग्स और कर्नावलिस। सुरक्षा प्रकोष्ठ से रिलेटेड है और घेरे की नीति से बैरन हेस्टिंग्स और वेलीजेली। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्नावलिस की। लॉर्ड कर्नावलिस का कार्यकाल 1786 से 93 और दूसरा कार्यकाल है कुछ महीनों के लिए 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805। तो आपको पता होगा कि इससे जस्ट पहला मैंने पढ़ाया बैरन हेस्टिंग्स जो कि 72 से 85 तक। तो 85 के बाद आते हैं लॉर्ड कर्नावलिस 86 से 93 और फिर कुछ महीनों का कार्यकाल होता है उनका 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 को और फिर वो डेट कर जाते हैं 5 अक्टूबर 1805 को। और चलिए इनका कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए उनका वर्णन करते हैं। सिविल सेवा का जनक इन्हीं को कहा गया है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा गया है। अस्थाई बंदोबस्त 1793, ये पहले पढ़ना था। अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी सिस्टम, राजवाड़ी सिस्टम, ये सब पहले का है। तो 1789 में दास व्यापार पर रोक, इसकी विस्तृत चर्चा मैं आगे करूंगा इसी वीडियो में। 1789 में दास व्यापार पर रोक
कर्नावलिस के टाइम में। अस्थाई बंदोबस्त कर्नावलिस के टाइम में। पुलिस सेवा का जन्मदाता कर्नावलिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नावलिस को कहा जाता है। एक पुस्तक थी कर्नावलिस संहिता, जिसको कर्नावलिस ने तैयार किया था, और इस पुस्तक में न्यायिक सुधारों के बारे में बताया था, जो 1793 में अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत था शक्तियों के पृथकीकरण से रिलेटेड, न्याय और प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहीं पर उसकी कब्र और समाधि स्थल है। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, आप लोगों ने जब एक चैप्टर पढ़ा होगा मैसूर के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय का ये बात है कि सर जॉन शोर 1793 से 98। तो आप लोगों को याद होगा कि टीपू सुल्तान के बारे में, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी याद होगा, तो उसी में ये है, मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। लॉर्ड वेलीजेली। लॉर्ड वेलीजेली बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये इसका सिद्धांत रहा है सहायक संधि का। सहायक संधि का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? लॉर्ड वेलीजेली से। और लॉर्ड वेलीजेली का कार्यकाल है 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलीजेली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। और कब स्वीकार किया था? 1798 में। बसीन की संधि 1802, यह दिसंबर 1802 में हुआ था बसीन की संधि। और पहला मराठा सरदार था जिसने अंग्रेजों से मध्यस्थता करके बसीन की संधि की, और यह पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ही वह पहला मराठा सरदार था जो अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया, और इसे बसीन की संधि से जाना जाता है। दिसंबर 1802 में हुआ था। और पहला मराठा सरदार जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। इस संधि के कुछ शर्त थे। अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित किया। पेशवा जो था उसको पूना के राजगद्दी पे दोबारा बैठाया। 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखा, जबकि इसके बदले ने पेशवा ने 26 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र प्रदान किया था। तो यह एक सहायक संधि हुआ। पूना में पुनः स्थापित करने के बदले 26 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र प्रदान किया, तो एक सहायक संधि का एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्रम है। बहुत बार हर एग्जाम में पूछता है क्रम, सहायक संधि का क्रम। तो आइए देखते हैं पहले किसने स्वीकार किया। मैंने पहले ही इस में डिस्कस किया कि सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार किया था 1798 में। उसके बाद 1799 में, 1799 में मैसूर। आपको याद होगा 99 में ही टीपू सुल्तान मारा गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का यह कार्यकाल है 1799। और हैदराबाद 1798। उसके बाद आया थी बारी 1799 के अक्टूबर में ही तंजौर, फिर अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, संधिया 1804। उसके बाद क्रमशः जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इस सहायक संधि की प्रणाली पहले से ही अस्तित्व में था। यह जो सहायक संधि था वेलीजेली जो लाया था वो पहले से ही संज्ञान में था, और यह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजा को दी थी। डुप्ले बहुत ही महान था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उसने बहुत दिमाग से खेल खेला था। वह प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजा को दी थी। वेलीजेली सहायक संधि प्रवर्तित संधि है, क्योंकि यह संधि पहले से ही अस्तित्व में थी। और किसके द्वारा अस्तित्व में थी? तो डुप्ले के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में, और इसमें जो ICS परीक्षा उत्तीर्ण करते थे उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद बारी आ जाती है सर जॉर्ज बार्लो की। सर जॉर्ज बार्लो 1805, क्योंकि उसका कार्यकाल पिछले वाले का 98 से 1805 था, तो 1805 में सर जॉर्ज बार्लो आते हैं। इनके कुछ खास काम नहीं है, इसीलिए इनको बस कार्यकाल अंकित किया हूँ। और आगे देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम मैं खुद से लिख दिया हूँ, ऐसे लॉर्ड मिंटो है ये। आगे चल के मार्ले मिंटो आएगा तो फिर
वो अलग हो जाता है। तो ये लॉर्ड मिंटो मैंने प्रथम लिख दिया है जानबूझकर, और इससे ये ऐसे नाम नहीं है प्रथम। तो रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह आपको याद होंगे, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था पंजाब का हिस्ट्री, उसमें था ये। रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि। और ऐसे रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से छीना था इसको, अमृतसर को, और उसको धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित किया था, और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया था। तो जब रंजीत सिंह अंग्रेजों से संधि कर रहे थे अमृतसर का, तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो। इसका कार्यकाल है 1807 से 13। अब आती है लॉर्ड हेस्टिंग्स की बारी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23, सुगौली की संधि। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे, सुगौली की संधि। ये 10 वर्ष तक रहा, इसका कार्यकाल काफ़ी है, 10 वर्ष, 13 से 23। तो जो सुगौली की संधि है वो आंग्ल नेपाल युद्ध से शुरू होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध का कार्यकाल है 1814 से 1816। इसमें शिमला और उत्तराखंड के क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया था। पिंडारियों का दमन भी हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में, जिसमें खास थे चीतू खान, वासील मोहम्मद, करीम खां, अजीम खां, अमीर खां। मराठा के पेशवा को हटाकर प्रातः प्रताप सिंह का शासक नियुक्त कर दिया गया। शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कौन थे? शिवाजी के वंशज थे। इनको पुनः स्थापित कर दिया गया, और मराठा के पेशवा को हटाकर इसे हस्तांतरित कर कर कानपुर भेज दिया गया। और कानपुर में फिर आगे चल के इनके दत्तक पुत्र हुए नाना साहब। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 35। और आइए जानते हैं क्या क्या किया इन्होंने। पहले मद्रास का गवर्नर रह चुके हैं 1802 में। जुलाई 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्य संभाला। और सती प्रथा और बालिका शिशु वध इन्हीं से रिलेटेड है। इन्होंने इस सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया था, और ये जो किया था वो 2930 में सती प्रथा, बालिका शिशु वध विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठगी को भी समाप्त किया था इन्हीं के कार्यकाल में, और शांति को स्थापित किया था। और ये इसमें मेन श्रेय जाता है कर्नल स्लीमैन को। कर्नल स्लीमैन को मेन श्रेय जाता है ठगी समाप्त करने के लिए। अंग्रेज जैसे आए थे राज करने के लिए, तो हम लोगों को ट्रेंड करते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए 1835 में कुछ रूल्स लाए, और इसमें जो मेन हाथ था अंग्रेजियों को की तरफ से, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य अंग बनाने में जो मुख्य कार्य था वो मैकाले का था, लॉर्ड मैकाले। सरकारी सेवा में भेदभाव बंद, ये चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत आया। इनका नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सामाजिक कार्य में इन्होंने सती प्रथा को हटाया, बालिका शिशु वध को हटाया 2930 में, और ठगी को समाप्त किया 1830 में। कर्नल स्लीमैन का हाथ रहा। अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया, मैकाले का हाथ रहा। और सरकारी सेवा में भेदभाव बंद किया चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं ब्रीफली। तो वो चीज़ है दास्ता और फिर सुगौली की संधि। इसके बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगा। अगर दास्ता की बात करते हैं तो 1789 में घोषणा द्वारा दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 किसका कार्यकाल? लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा दास्ता पे कानून लाने का आह्वान हुआ, और 1843 में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। और यह 1843 का कार्यकाल किसका है? यह कार्यकाल है लॉर्ड एलन ब्रो का।
तो दासता के संबंध में क्या हुआ, 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया, निर्यात बंद कर दिया। 1811 और 23 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए, लेकिन वो असरकारक नहीं थे, इसलिए फिर 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा दासता पे कानून लाने का आह्वान हुआ। फिर आगे चल के 1843 में एलन ब्रो के टाइम में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया और दासता पूर्णतः खत्म हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध अभी जस्ट चर्चा किया हूँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23 जो कार्यकाल था उसमें, तो आंग्ल नेपाल युद्ध में जो 14 से 16 हुआ था, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल थे, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था यह युद्ध। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुआ था और 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। मतलब अगर एग्जाम में डेट आ जाता है कि सुगौली की संधि को कब लेखबद्ध किया गया, तब वो 2 दिसंबर 1815 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि वो अनुमोदित कब किया गया, तो ये रियल डेट हो जाएगा 4 मार्च 1816। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर, स्लीमैन किससे रिलेटेड है, मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को कि स्लीमैन रिलेटेड है ठगी समाप्त करने से। ठगी समाप्त करना किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउड्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट का दे दिया गया और उसे कहा था, किसने कहा था, आउड्रम ने, कि अवध का प्रशासन दूषित है तथा जनता की अवस्था शोचनीय है। यह आउड्रम का स्टेटमेंट था। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय आउड्रम। यह एक आरोप लगाया गया और फिर स्लीमैन को अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट से हटा दिया गया। चार्ल्स मेटकॉफ, इससे बहुत सवाल आते हैं दोस्तों। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को, और चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल रहा है 35 से 36। चार्ल्स मेटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42, ये जीटी रोड से संबंधित है। जीटी रोड जो नाम है वो दिया गया है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, और मैं एनएच लिख दिया है यहाँ पे। लॉर्ड एलन ब्रो, मैंने पिछले जस्ट पढ़ाया था दासता वाला में कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कौन, लॉर्ड एलन ब्रो। और सिंध का विलय 1843, लॉर्ड एलन ब्रो इसी संबंधित है। सिंध का विलय और दास प्रथा पर प्रतिबंध। लॉर्ड हार्डिंग, नर बलि प्रथा का दमन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, इनका कार्यकाल है 44 से 48। और पीछे जो थे लॉर्ड एलन ब्रो 42 से 44। लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेगापत का सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, वेगापत का सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का। इनका कार्यकाल रहा 1848 से 56। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। तो यह एक तरह का वेगापत था, हथियार लेने वाला काम था, और ये काम था लॉर्ड डलहौजी का। इनका कार्यकाल है 48 से 56। तो इसमें भी जैसे सहायक संधि मैंने पढ़ाया लॉर्ड वेलीजली का, तो उसमें भी एक क्रम था, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर और उसके बाद तंजौर, ऐसे करके क्रम है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डलहौजी का जो वेगापत सिद्धांत था इसका भी क्रम है। तो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के वेगापत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आइए जानते हैं अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के संबंध में कुछ सुधार हैं, जो चीज़ें हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, लॉर्ड डलहौजी से। तो देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा, प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच
लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया और भारत में रेलवे का विकास मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना और दूसरा उद्देश्य यह था कि सेना को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाना ताकि विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का बंटवारा होगा तब इनका नाम आएगा आगे चल के। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में हम लोगों ने देखा कि जो पहला निर्माण के दिशा में कार्य हुआ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ करने वाला जो कंपनी था ग्रेट इंडिया पेनिसुला था, ग्रेट इंडिया पेनिसुला। और मुख्य कार्य क्या था रेलवे से, तो यह था कि देश का जो संसाधन था, कच्चा माल था, उसको बंदरगाहों तक ले जाया जाता था। और दूसरा उद्देश्य यह था रेलवे का कि सैनिकों को बैठाकर उस क्षेत्र तक पहुंचा जा सके जहां विद्रोह हो रहा हो अंग्रेजों के खिलाफ और उसे सरलता से कुचला जा सके। और रेलवे का अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे तो वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय है ये। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा 1854 में डलहौजी के टाइम में। तोपखाना मेरठ लेके चला गया और सेना का प्रमुख कार्यालय शिमला होता था। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला होता था। 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। और कुछ अन्य विलय हैं जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि इनका कार्यकाल रहा 1848 से 56। तो ये कुछ और विलय हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिख दिया हूँ। सिक्किम विलय 1850, पंजाब विलय 1852, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, और यहीं पे खत्म हो जाता है डलहौजी का कार्यकाल। अब शुरू होता है भारत का वायसराय। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी वायसराय को लिखा है और 13 वायसराय पढ़ाऊंगा, 13। तो देखते हैं। पहला लॉर्ड कैनिंग। आइए देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल। चूंकि यह भारत का पहला वायसराय है तो अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य कर चुका है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। विधवाओं के कल्याण हेतु कुछ जुड़े हुए नेता हैं इनसे विष्णु शास्त्री, धोंदो केशव कर्वे। 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ये 1860 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1860। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये क्यों हुआ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जस्ट पीछे लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड का डिस्पैच था 1854 जो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी था। उसी के फलस्वरूप 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और आगे देखते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 72। और प्रथम जनगणना, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो 1872 में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 80। लॉर्ड लिटन प्रथम अकाल आयोग, ऐसे अकाल पहली बार आया था कॉटियर के टाइम में। रिचर्ड स्ट्रेट जी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बहुत बार आ चुका है सवाल, और ये लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था।
भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी लिटन के टाइम में। सिविल सेवा में परीक्षाओं की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष की, लॉर्ड लिटन। साहित्य जगत में उसे ओवन मॉरिडेथ के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड लिटन। अब देखिए कुछ जो चीज है, मैं हर चीज विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने लिख के ले आता हूँ। जैसे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, कुशल अकर्मण्यता की नीति। कुशल अकर्मण्यता की नीति से कौन संबंधित है? लॉर्ड एलन ब्रो। और अग्रगामी नीति से कौन संबंधित है? लिटन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, लॉर्ड एलन ब्रो। एंड इफ वी टॉक ऑफ अग्रगामी नीति, तो ये लिटन के टाइम में। और ये कब यूज हुआ था? अफगान आंग्ल युद्ध के टाइम में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1778 से 80 में हुआ था, और ये लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। साहित्य जगत में ओवन मॉरिडेथ के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड लिटन। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जब लागू हुआ था तो कुछ इस पे कमेंट्स आए थे, तो ये कमेंट्स थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अस्किन पेरी ने कहा था इसे विपरीतगामी और असंगत, और भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। अर्स्किन पेरी ने इस पे कमेंट किया था और बोला था कि यह विपरीतगामी और असंगत है और यह एक घातक पग है। और एस एन बनर्जी ने कहा था यह आकाश से ब्रजपात है। अब देखिए पीसी इलवट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इलवट बिल इन्हीं का लाया हुआ था 2 फरवरी 1883, और इसी इलवट बिल के चक्कर में लॉर्ड रिपन को हटाया गया था। आगे मैं बताऊंगा। इसी विधेयक में, इस विधेयक में क्या था? जो इलवट बिल था उसमें क्या था? उसमें था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक योग्यताएं तुरंत समाप्त की जाए, मतलब भेदभाव को हटाने के संबंधित था पीसी इलवट बिल। तो अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन। यह भी बहुत उदारवादी और बहुत विकासशील रहे हैं अपने कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे उदारवादी माना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, इसमें क्या था? महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ कानून बनाए गए, और वह उदारवादी कानून थे जिसके तहत कुछ न कुछ रियायत दी जाती थी। जैसे 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी। कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। और अगर बात करते हैं दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया तो 1891 में आया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। ऐसे 4 दिन का छुट्टी था फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत का स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, और सिंपल वाला जनगणना किसके टाइम में हुआ था? 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में। और अभी आ गया 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, और ये हुआ रिपन के टाइम में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। वह एक्ट जो रिपन के टाइम में आया था, सॉरी लिटन के टाइम में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, उसको खत्म किया रिपन ने। इलवट बिल विवाद 1884 के कारण त्याग पत्र देना पड़ गया इनको। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी कुछ प्रयास। सर्वप्रथम विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। हेस्टिंग्स के टाइम में ये चीज़ थी, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी, वो बंगाल की स्थापना हुई थी। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंगम को। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब? 1861 में। वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल
को इसका महानिदेशक बना दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल को। और पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे बनाया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम किस प्रयास जो था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा किया गया था और ये हेस्टिंग्स के टाइम में विलियम जोन्स को उसका हेड बनाया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटन किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय है। क्यों है? क्योंकि ये 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन इसी के टाइम में हुआ था। 1902 में टॉमस रेलो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम में और टॉमस रेलो की अध्यक्षता में 1904 में। और 1904 में ये किया गया और 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत 50,000 पाउंड धनराशि आवंटित किया गया ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, गरम दल नरम दल। 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए। मार्लो मिंटो सुधार से इसे जोड़ लीजिए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीय मूल के AP सिन्हा की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम में नरवाली प्रथा का दमन हुआ था और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। 1910 से 1916 बंगाल विभाजन रद्द, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। 1916 में बिहार को पृथक राज्य बनाया गया था। 1916 में ही BHU की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड अधिनियम। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा 1919। तो चलिए इनके समय में क्या क्या हुआ था। तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट जो मद्रास में कर रही थी, बीज तिलक पुणे में। और 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। ये जो सारी घटनाएं हैं चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। अब बात करते हैं लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में। लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1928, 5 मार्च गांधी इराविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन 30-31-32। लॉर्ड लिलेंथेगो कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध पता होगा आप लोगों को 39 से 45 ईस्वी के कार्यकाल में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी के कार्यकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। ये लिलेंथेगो ने बहुत कमेंट भी किया था गांधी जी पे। और लॉर्ड बेबल 9 सैनिकों का विद्रोह इसी के टाइम में हुआ था 1946 में। 16 अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। संविधान सभा का गठन भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। C राजगोपालाचारी 1948 से 50 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का लास्ट ब्रिटिश वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो फिर राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय मूल का पूछेगा तो राजगोपालाचारी, और अंग्रेज का पूछेगा तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी पे वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि कुछ और अच्छे अपडेट्स के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ और बढ़िया चैप्टर आप लोगों को पढ़ा सकूँ। थैंक यू दोस्तों।